हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पूरे वीक का रिवीजन। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। यह फोरम 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर समाजों को साकार करने की थीम पर केंद्रित होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस फोरम में 3R का अर्थ है रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना और रिसाइकलिंग पुनः चक्रण है। इस दौरान एक समर्पित इंडिया पेवेलियन 3R और सर्कुलर इकोनॉमी डोमेन में भारत की उल्लेखनीय पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 2 मार्च को। विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत को आम बनाना और कलंक को खत्म करना है। 2020 में हॉलिस्टर ने विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस की स्थापना की। यह दिन किशोरों के मानसिक कल्याण को देखने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय दिवस कैलेंडर के रजिस्ट्रार ने इस दिन को प्रतिवर्ष 2 मार्च को मनाए जाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, किसने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को प्रभावी करते हुए आधिकारिक नोट जारी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि संशोधन के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद नए नियम लागू हो जाएंगे। नए मानदंडों के तहत जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत सशक्त किसी अन्य प्राधिकरण की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र को 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अन्य आवेदक जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो आईफा 2025 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। इस बार यह अवार्ड समारोह सिनेमाइजेशन की 25वीं सालगिरह मना रहा है। इस बार आईफा डिजिटल एंटरटेनमेंट, फिल्मों और OTT कंटेंट में उम्दा प्रदर्शनों को मान्यता देते हुए पहले आईफा डिजिटल अवार्ड्स की शुरुआत करेगा। यह 2 दिवसीय आयोजन 8 और 9 मार्च को जयपुर में होगा। आईफा डिजिटल अवार्ड्स 8 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। वहीं आईफा ग्रैंड फिनाले 9 मार्च को होगा, जिसमें मुख्य पुरस्कार समारोह और लाइव प्रदर्शन शामिल होगा। करण जौहर और कार्तिक आर्यन आईफा ग्रैंड फिनाले के होस्ट के रूप में अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहीं अपराशक्ति खुराना पहले आईफा डिजिटल अवार्ड्स की कमान संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधार सुशासन पोर्टल कब से शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 27 फरवरी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल 27 फरवरी को शुरू किया गया था। यह आधार को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने, जीवन को सुगम बनाने और लोगों के लिए सेवाओं तथा बेहतर पहुंच को सक्षम करने के प्रयास के अनुरूप है। आधार सुशासन पोर्टल का शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्णन जी ने किया। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 2024 DET हुरून अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। भारत की प्रतिष्ठित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड को देश की मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित 2024 DET हुरून अवार्ड्स में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुंबई के वर्ली में कंपनी की ओर से INA सोलर के मुख्य वित्तीय अधिकारी माधुरी माहेश्वरी ने प्राप्त किया।
2017 में स्थापित INA सोलर भारत में हरित ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। कंपनी ने राजस्थान की सबसे बड़ी सौर पैनल विनिर्माण इकाई स्थापित की है और देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेक इन इंडिया पहल के तहत INA सोलर ने ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज कंपनी भारत के शीर्ष 10 सौर पैनल निर्माताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, नोवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 28 फरवरी 2025 को पूरी ओडिशा में आयोजित 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी उपस्थित थे। यह आयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचार पर आधारित था। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छी और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचार पर 8वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन मई 2022 में केवड़िया, गुजरात में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। इस पत्रिका में सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति तथा बलिदान पर कविताएं और मंत्रालय के कर्मियों द्वारा लिखे गए सरकार की नीतियों पर लेख शामिल हैं। उन्होंने हिंदी को अपनाने और इसके प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। सशक्त भारत पत्रिका का उद्देश्य है रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करना और उन्हें हिंदी में अपने दैनिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहां बनकर तैयार हो रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बन रहा है। यह देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर जुलाई-अगस्त तक शुरू हो जाएगा। 50 बेडों वाला यह सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हो रहा है। यह कैंसर मरीजों के लिए बेहद जरूरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त में हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस रोगों के लिए एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर। देश में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर गैर संक्रामक बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से 31 मार्च तक एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वयस्कों की मुफ्त जांच की जाएगी ताकि बीमारियों का समय पर पता लगा सके और सही इलाज किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और 3 मुख्य प्रकार के कैंसर जैसे कि ओरल, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की समय रहते पहचान करना है। यह जांच अभियान लोगों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने और महंगी चिकित्सा लागत को कम करने में भी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पीएम मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी, भारत के 300 से अधिक प्रमुख उद्योग नेता और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए GIS में विभागीय शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें फार्मा और मेडिकल उपकरणों, परिवहन और रसद, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और MSME पर विशेष स्तर शामिल हुए। इसमें वैश्विक दक्षिण देशों के सम्मेलन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर और प्रमुख भागीदार देशों के लिए विशेष स्तर भी रखे गए हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी। ऑटो शो में मध्य प्रदेश की ऑटोमोटिव क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो में पारंपरिक और आधुनिक वस्त्र निर्माण दोनों में राज्य की विशेषता को उजागर किया गया। एक जिला एक उत्पाद ODOP गांव में राज्य की अनूठी शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। अगला क्वेश्चन है, गवाह संरक्षण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में।
हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। हरियाणा ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। गवाहों का आरोपियों से आमना सामना नहीं होगा। गवाह बिना कोर्ट गए बयान दर्ज करा सकेंगे। यह योजना मृत्यु या आजीवन कारावास, 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के मामलों पर लागू होगी। यह योजना उन अपराधों के गवाहों पर लागू होगी जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा भुगत रहे हैं। गवाहों को 3 खतरे के स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहचान परिवर्तन, स्थानांतरण और इन कैमरा ट्रायल जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। यह दिन साल 2009 में हुए बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह को चिन्हित करता है, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करने वाले एक अर्धसैनिक बल था। यह विद्रोह 25 फरवरी से 2 मार्च 2009 के बीच चला था। बीडीआर विद्रोह, जिसे पील खाना त्रासदी या पील खाना नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, एक विद्रोह था जो 25-26 फरवरी 2009 को ढाका में हुआ था। इस विद्रोह में 57 सैन्य अधिकारियों समेत 74 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ होगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। विदेश मंत्रालय ने 23 फरवरी को घोषणा की है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 24-25 फरवरी को नई दिल्ली में होगा। इसका विषय है शांति स्थापना में महिलाएं, एक वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। इस सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के सैन्य योगदान देने वाले 35 देशों की महिला शांति सैनिक एक साथ कार्यक्रम में भाग लेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी उद्घाटन स्तर को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का किसने उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नेता, निवेशक, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप और छात्र शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य ध्यान औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार साझेदारी और तेजी से बढ़ते उद्योग और जीवंत MSME क्षेत्र पर है। अगला क्वेश्चन है, मन की बात में मोटापे के खिलाफ अभियान में पीएम मोदी जी ने कितने लोगों को नॉमिनेट किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 10। मन की बात में मोटापे के खिलाफ जागरूक होने का संदेश देने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे एक बड़ा आंदोलन बनाने के लिए 10 लोगों को नॉमिनेट किया। प्रधानमंत्री जी ने प्रसिद्ध कारोबारी आनंद महिंद्रा, इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी, अभिनेता निरहुआ, मोहनलाल, आर माधवन, खिलाड़ी मनु भाकर, मीराबाई चानू, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सिंगर श्रेया घोषाल और सांसद सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया। पीएम मोदी जी ने इन लोगों से 10-10 लोगों को नामांकित करने का भी अनुरोध किया है ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने 24 फरवरी 2025 को भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका की इस ताजा कार्रवाई में भारत समेत ईरान की 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय कंपनियों पर पाबंदी की वजह है ईरान के साथ कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की डील करने के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सबसे साफ शहरों की लिस्ट में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत के सबसे साफ शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इंदौर ने 7वीं बार टॉप स्थान हासिल किया। इसके अलावा सूरत और नवी मुंबई जैसे शहर भी मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में शामिल हुए हैं। इस साल कुल 12 शहरों को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है, जिन्होंने स्वच्छता के लिए प्रभावी पहल और कचरा प्रबंधन में उत्कृष्टता दिखाई। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस संस्करण के लिए एक नया प्रारूप पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य है उन शहरों को प्रमुखता देना है जो स्वच्छता में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था?
इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। भारतीय तटरक्षक बल ने 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के तट पर सागर कवच अभ्यास किया था। यह 2 दिवसीय अभ्यास था। इस अभ्यास के जरिए तटीय सुरक्षा को मजबूत करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने का मकसद था। इस अभ्यास में नौसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस जैसी कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास में अपहरण, तस्करी, आईईडी जैसे खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे का 69वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के 69वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह जयपुर में आयोजित होगा। इससे जोधपुर मंडल के 16 अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए महाप्रबंधक स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही वर्ष 2024 के दौरान विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जोधपुर मंडल को मुख्य 10 कार्य दक्षता शील्ड में प्रदान की जाएंगी। जयपुर के रेलवे अधिकारी क्लब में होने वाले विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में महाप्रबंधक अमिताभ ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर ITR मिसाइल का सफल फ्लाइट ट्रायल किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने 25 फरवरी 2025 को चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम नेवल एंटी शिप मिसाइल है। इन परीक्षणों ने मिसाइल की क्षमता को साबित किया। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने कितने चिकित्सकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 3। आयुष मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किए हैं। जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है उनके नाम हैं वेद ताराचंद शर्मा, वेद मायाराम उनियाल, वेद समीर गोविंद जमदीगन। मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में यह पुरस्कार राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में विकसित हुए हैं तथा उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने आयुर्वेद की सीमाओं को स्थानीय जड़ों से वैश्विक पहुंच तक पहुंचाया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम शुरू की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने। अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम शुरू की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकता पाने वाले प्रवासियों के लिए गोल्ड वीजा स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए $50 लाख यानी करीब 44 करोड़ रुपए की भुगतान करके विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिकी नागरिकता पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस योजना के पहले चरण में करीब 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी करने की योजना तैयार की गई है। गोल्ड वीजा के लिए निवेशक जो भुगतान करेंगे उससे अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्दी किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, एंथेना मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नासा। नासा ने 27 फरवरी को अपने एंथेना मिशन को लॉन्च किया है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया। मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा पर पानी की तलाश करना। अगर वहां पर्याप्त मात्रा में बर्फ मिली तो उसे पीने के पानी, ईंधन और ऑक्सीजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भविष्य में इंसान चंद्रमा पर लंबे समय तक रह पाएंगे। एंथेना मिशन नासा के वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है। एंथेना लगभग 10 दिन तक चंद्रमा पर काम करेगा और जरूरी वैज्ञानिक आंकड़े जुटाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर अजब धाम कर दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर। मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषणा की है कि अब से दमोह जिले के फतेहपुर ग्राम को अजब धाम के नाम से जाना जाएगा। सीएम मोहन ने फतेहपुर को अजब धाम नाम की नई पहचान दी एवं जे श्री गुरुकुलम का भूमि पूजन भी किया। सीएम यादव ने इस अवसर पर 51 करोड़ रुपए की लागत से पथरिया बाईपास निर्माण की घोषणा की और हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम राष्ट्रवादी विचारक केसी सुदर्शन जी के नाम से करने की घोषणा भी की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी को।
हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग के संदेश को फैलाना। 2025 की थीम है विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। सर सीवी रमन ने साल 1928 में रमन इम्पैक्ट की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को पहली बार 28 फरवरी 1997 को सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष इस दिन को 28 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाता है। इस दिन को मनाने का मकसद शांति और विकास के लिए विज्ञान की अहम भूमिका को रेखांकित करना है। बात करते हैं सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनका जन्म तमिलनाडु में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। सीवी रमन ने अपनी उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्राप्त की थी। 1907 से 1933 के बीच उन्होंने कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में काम करते हुए फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की। 1930 में उन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने विशेष लाभ के लिए आईटीबीपी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए पीएनबी बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने सभी स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला 2025-26 शैक्षणिक स्तर में लागू होगा। यह फैसला सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में लागू होगा। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक है। यह भाषा भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। तेलुगु को 2008 में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ब्रेस्ट कैंसर की दर सबसे अधिक पाई गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई हैं। इसके बाद उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप आते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में 185 देशों में स्तन कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर हर 20 में से एक महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर होगा, जबकि 70 में से एक महिला की इस बीमारी से मृत्यु हो सकती है। दक्षिण मध्य एशिया में स्तन कैंसर की दर सबसे कम दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, नेशनल चैंपियनशिप सीनियर पुरुष वर्ग का फाइनल किन किन राज्यों के बीच खेला गया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए राजस्थान और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किसने कुंभ मेला हिंदू जगत का सूक्ष्म दर्शन पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखनाथ मंदिर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार राय द्वारा रचित पुस्तक कुंभ मेला माइक्रोकॉस्म ऑफ द हिंदू वर्ल्ड, कुंभ मेला हिंदू जगत का सूक्ष्म दर्शन का विमोचन किया। यह पुस्तक लिखने के दौरान ही प्रोफेसर राय का निधन हो गया था और उसके बाद उनकी पुत्री डॉक्टर सिमता राय ने इसे पूरा किया तथा पत्नी आशा राय ने इसका प्रकाशन कराया। इस पुस्तक में कुंभ मेले के ऐतिहासिक यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले के उल्लेख से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक काल के दौरान इसके विकास तक को समाहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल कब से आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 7 मार्च। राजस्थान में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 7 मार्च से आयोजित किया जाएगा। इसमें 500 से ज़्यादा रंगकर्मी 7 दिन में 25 नाटकों का मंचन करेंगे। जिला प्रशासन भी इस आयोजन का हिस्सा बना है। ऐसे में आयोजन की व्यवस्थाओं के बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले कई सालों से हो रहे इस फेस्टिवल को अब देश भर में पहचान मिल चुकी है। इस दौरान लाइटिंग, एक्टिंग और लोक कथा गायन शैली की मास्टर क्लास भी लगाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में देश का 29वां साइंस सेंटर बनकर तैयार हो रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी कोटा में। कोटा में देश का 29वां साइंस सेंटर बन रहा है, जिसमें डिजिटल प्लेनेटोरियम भी होगा। इस साइंस सेंटर में डिजिटल प्लेनेटोरियम के अलावा इनोवेशन हब भी बनेगा।
विद्यार्थी 3D में खगोलीय घटनाओं और ग्रह नक्षत्रों को समझ सकेंगे। अब तक 40% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दिसंबर तक सिविल कार्य पूरा होने की संभावना है। कोटा के लिए साइंस सेंटर खास रहेगा क्योंकि शिक्षा नगरी में भावी डॉक्टर इंजीनियर तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहान-ए-खुसरो 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। जहान-ए-खुसरो 2025 कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे। यह कार्यक्रम 28 फरवरी से 2 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भव्य सूफी संत समारोह इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह समारोह अमीर खुसरो की विरासत को मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक साथ लाएगा। प्रधानमंत्री जी देश भर की विविधता, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का दृढ़ समर्थक रहे हैं। रूसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह समारोह इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। जाने माने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत की थी। उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री जी तेह बाजार का भी भ्रमण करेंगे। तेह बाजार में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत देश भर की विभिन्न हस्तकलाओं, लघु फिल्मों और हथकरघा तथा हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन अमेरिका में होगा। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम के विजेता अमेरिका में होने वाले गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रोग्राम भारत की गेमिंग क्षमता को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर भारत की गेमिंग प्रतिभा को पहचानने का मकसद रखता है। इस प्रोग्राम के तहत विजेताओं को गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में अपने उत्पादों, बौद्धिक संपदा और तकनीक को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उन्हें बाद में भारत में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन में भी अपने नवाचारों को पेश करने का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किस राज्य के एयरपोर्ट में किया गया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, चेन्नई एयरपोर्ट। 27 फरवरी को चेन्नई एयरपोर्ट के उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने किया। पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया था। कोलकाता एयरपोर्ट की 100वीं वर्षगांठ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैसेंजर को गिफ्ट देते हुए पहला उड़ान यात्री कैफे खोला था। कोलकाता एयरपोर्ट पर शानदार सफलता के बाद एआई ने देश के सभी एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे खोलने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने राज्य की सभी स्कूलों में कौन सा सब्जेक्ट अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पंजाबी। पंजाब सरकार ने कक्षा 10 के लिए पंजाबी को मुख्य विषय के रूप में अनिवार्य किया। PASB, CBSE और CISE सहित सभी स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। अगर किसी छात्र के प्रमाण पत्र में पंजाबी मुख्य विषय के रूप में शामिल नहीं होगी तो वह अमान्य माना जाएगा। पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट 2008 को सख्ती से लागू किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेस ने इस फैसले की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने इवॉल्व के 9वें संस्करण की मेजबानी की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात की बेत द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। इस ड्रिल का निरीक्षण कई सरकारी एजेंसियों ने किया, जिससे संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। इसमें भारतीय सेना, तटरक्षक बल, मरीन पुलिस, सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पशु कल्याण केंद्र को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, वनतारा। वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए अनंत अंबानी की पहल वनतारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार की ओर से कॉरपोरेट कैटेगरी में एनिमल वेलफेयर के क्षेत्र में यह देश का सर्वोच्च सम्मान है। यह अवार्ड राधे कृष्णन मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट के असाधारण काम को दर्शाता है, जो वनतारा की एक संस्था है
और हाथियों के बचाव और देखभाल के लिए कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु टूर्नामेंट 2025 में किस राज्य की यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु टूर्नामेंट 2025 में जोधपुर राजस्थान की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल जीता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु टूर्नामेंट 2025 आयोजित की गई थी। बेहतरीन प्रदर्शन कर जोधपुर शहर की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड सहित 3 पदक हासिल किए हैं। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर इमरान खान पठान जी ने बताया कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल की। वुशु के तावलू स्पर्धा के मंकी स्टाइल इवेंट में विश्वविद्यालय के मयंक सेन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीता। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।